ठीक है। आई होप सीवी का सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है कि आपकी सीवी कभी भी 2 पेजेस से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या, आपने एक्शन वर्ब यूज करने हैं अपनी सीवी में। थर्ड, आपने कोई काम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने हाईलाइट करना है ताकि नेक्स्ट पर्सन जो है वो इजीली उसको गो थ्रू कर दे। ठीक है। अगेन ये याद रख के सीवी बनाए कि सीवी आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। वो दिखने में लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें आपसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। ठीक है जी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट एसओपी। अब बच्चे बहुत कम है, या तो ये बच्चे आएंगे ही नहीं, या हमें इनका थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। सीवी से रिलेटेड या कॉमनवेल्थ की एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं, फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बेटा आपको डिग्री चाहिए, अपनी पूरी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। आपको जरूरत नहीं होती एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करने की, क्योंकि आप अपना जैसे बैकग्राउंड बताते हो वो ऑलरेडी आपके बारे में बता रहा होता है। ठीक है। अगर आपने कोई वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, इवन कोर्सेज भी किए हुए हैं तो ऑब्वियसली आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ही करोगे। ठीक है। तो उसको एज सच कंपल्शन नहीं है कि आप उसको मेंशन करो। हाँ, अगर आपने अपना जो इंट्रोडक्शन की जो लाइंस आप लिखते हो स्टार्टिंग में, उसमें अगर आप मेंशन करना चाहते हो, आपको ये लगता है कि इट शुड बी हाईलाइटेड, तो आप उसको कर सकते हो। बच्चे आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, लेकिन मसला अगेन कि आपकी पब्लिकेशन नहीं है। अपनी पब्लिकेशन पे फोकस करो। ओके जी। गाइस, मेरे साथ जावेद इकबाल है जो कि खुद एक कॉमनवेल्थ के स्कॉलर है। सो ही वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद यू गाइस, तो लिसन। जी सर। थैंक यू। असल में मैं अनफॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप तो विन नहीं कर सका था, लेकिन मैंने अपनी पीएचडी के लिए 2 दफ़ा अप्लाई किया था और इस ग्रुप के ज़रिए काफ़ी कुछ सीखा भी है। और एप्लीकेशन प्रोसेस में मैंने यूके की 3 यूनिवर्सिटीज़ से ऑफ़र लेटर लिया था अपने लिए, क्योंकि एप्लीकेशन के एंड पे हमने ऑफ़र लेटर अटैच करना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ग्रुप में भी पूछ रहे होते हैं कि ऑफ़र लेटर क्या होता है, कैसे लेना है। वो समझते हैं जो हम अपने प्रोफेसर से एक लेटर लिखवाते हैं शायद वो ऑफ़र लेटर होता है। एक्चुअली वो नहीं होता। ऑफ़र लेटर होता है ठीक है, ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी बेसिकली से जो यूनिवर्सिटी देती है। एडमिशन लेटर होता है। एमएससी के लिए ये अच्छा। बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो समझते हैं शायद प्रोफेसर से हमने लेटर बनवा लिया है तो वो अटैच कर देते हैं। एक तो ये कन्फ्यूजन है। तो एमएससी के लिए बहुत ही सिंपल है। वो लेटर लेना, आप यूनिवर्सिटी के उसमें जाएं, एडमिशन वाले लिंक पे, वहाँ अप्लाई हम्म। स्कॉलरशिप अप्लाई कर रही हैं उनकी एक लिस्ट है। आप उसमें आपका सब्जेक्ट साइंस था तो मैंने 2-3 घंटे लगा के वो यूनिवर्सिटी वाला वहाँ से देखा है कि मेरे सब्जेक्ट का उधर डिपार्टमेंट ऑफर हो भी रहा है या नहीं। तो वो वाली यूनिवर्सिटी
जो कॉमनवेल्थ को सपोर्ट कर रही हैं उन लिस्ट में अपने सब्जेक्ट वाली यूनिवर्सिटीज ढूंढें। एमएससी के लिए तो सिंपल है, वहाँ आप उसके लिए अप्लाई कर दें एडमिशन के लिए। पीएचडी के लिए ये होता है पहले आप वो देखें आपका सब्जेक्ट किस डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है, फिर उधर जाके उन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देखें, जिस चीज़ से रिलेटेड आपका एमएससी का काम है वो वाला आप प्रोफेसर ढूंढें, फिर उसे एक अच्छी सी ईमेल करें कि जी कॉमनवेल्थ के सिस्टम में अप्लाई कर रहा हूँ, आपका नाम उसमें दूं, आपके पास वैकेंसी है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ये मेरा कमिंग ईयर में मैं आऊँगा। यूके के प्रोफेसर मैंने देखा है बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं। मैंने और भी बहुत से कंट्रीज में अप्लाई किया, फ़ौरन अच्छे तरीके से आपको वो यस या नो में जैसे है बता देंगे। फिर उन्हें आपने कहना मेरे एमएससी में ये काम था, अभी मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाई हुई है वो उन्हें बताएं, या उन्हें कह दें आपके पास कोई है तो आप मैं उस पर भी करने को तैयार हूँ। मैंने तो इस तरह कहा था, मुझे दो ने भेज दिया था रिसर्च प्रपोजल के मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आप यही लिख दो अपनी कॉमनवेल्थ की एप्लीकेशन में। एक ने कहा था नहीं आप बताओ, मैं फिर देखूंगा कि ये सूटेबल है या उसमें कोई चेंजेस करना है, उसे मैंने अपना लिख के दे दिया था। तो क्योंकि जब हम पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उधर आपने प्रोफेसर का नाम और रिसर्च प्रपोजल जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे भी देनी पड़ती है, फिर जाके वो आपको ऑफर लेटर देते हैं, और ऑफर लेटर जो है ना 15-20 दिनों में वो दे देते हैं। उनका प्रोसेस है पूरा, एडमिशन सेक्शन उनका डिपार्टमेंट उसको देखता है, तो इसके लिए आपको जल्दी अप्लाई करना चाहिए। एंड पे लड़के अप्लाई करते हैं जब डेट पूरी हो गई होती है तो उन्हें उस वक्त तक वो ऑफर लेटर भी नहीं मिलता। तो ऑफर लेटर के लिए बहुत से क्वेश्चन ग्रुप में आए होते हैं, तो ये बिल्कुल ईजी है। एमएससी के लिए तो बहुत ही ईजी है, बस वो उनका टाइम होता है 10-15 दिन, इसलिए टाइमली अप्लाई कर दें। एमएससी वाले वो यूनिवर्सिटी देख के जिधर आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पहले ये थोड़ी सी सर्च करनी है। पीएचडी के लिए यह है आप प्रोफेसर से पहले वो प्रोफेसर ढूंढें जो उसी फील्ड का है जो आपकी है, उनसे ईमेल पे अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करें, उनसे रिसर्च प्रपोजल फाइल करें। और कॉमनवेल्थ एप्लीकेशन पीएचडी की में अच्छा खासा पोर्शन है जो आपके रिसर्च वर्क के रिलेटेड है, जो आप पीएचडी में करोगे तो वो एक अच्छा साउंड होगा, तो आपकी एप्लीकेशन साउंड बनेगी। आपने उसके हवाले से बताना है क्या करना है, इसका सोसाइटी को क्या फायदा है, फ्यूचर में क्या फायदा है, यानी कि सारी आपके एप्लीकेशन का फोकस ही उसी पे है जिस चीज़ पे आप जाके पीएचडी कर रहे हो। तो वो टॉपिक अच्छा जानदार होना चाहिए, खुद से अच्छा सा ढूंढें अपनी फील्ड के रिलेटेड या उस प्रोफेसर से डिस्कस करें। और इस तरीके से अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट पे टाइम एडमिशन के अप्लाई कर देंगे तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। दो चीज़ें आती हैं, एक आइल्स आता है, दूसरा फीस वाला सेक्शन होता है। आइल्स है पढ़ा तो ठीक है, नहीं है तो आप कॉमनवेल्थ में सिलेक्ट हो जाएं तो बाद में भी आप दे सकते हैं, वो टाइम होता है उस टाइम में आप इजीली दे सकते हैं, तो आप उधर कह दें कि हम बाद में देंगे। और जो फीस है, फीस वाले सेक्शन में आप लिख दें कि हम ना स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, तो इससे वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। मैंने 3 कंडीशनल ऑफर लेटर लिए थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, तो आप भी इजीली ले सकते हैं। और पीएचडी के लिए अच्छा है आप प्रोफेसर से रब्ता करें, और अगर मिल के इकट्ठे एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो वो बहुत मैटर करता है आपके स्कॉलरशिप में, क्योंकि जब वो आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो उसी के रिलेटेड ही हैं, क्या करना है काम उसका, आपको क्या बेनिफिट है, इनको क्या बेनिफिट है, आपके कंट्री को क्या बेनिफिट है, आपके फ्यूचर में वो कैसे मुस्तफीद फायदामंद हो सकता है। इसलिए इस पे अच्छा फोकस दे के अच्छी रिसर्च प्रपोजल आपका वो टॉपिक हो तो आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो सकती है। इसके अलावा हैट जो है वो भी मैंने दिया था और उसमें पास मार्क्स 50 थे, मेरे 51 आ गए थे, तो उसके लिए वो जो बुक्स हैं जर्नल वाली उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं और वो सिंपल है, उसका कोई नहीं है। थैंक्स टू द एडमिन हु क्रिएट दिस सेशन एंड it will be helpful for especially the beginners who don't know about these basic things like how to write CV or how to apply for a letter like this. Thanks admin, I think जो थैंक यू बातें सर, मैंने थैंक दो यू तीन सो बताई हैं मच। ये किसके लिए मुफीद होंगी। वेलकम। ओके, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हाँ जी हैड कैसे प्रिपेयर करना है, हैड भी ऐसी चीज नहीं है कि अब आपका टेस्ट है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हैड हम लोग जितनी चीजें भी हम अपने स्कूल टाइम में जो मैथ करते होते थे, हैड उसी का ही हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है।
और हैट में आपके पास क्या होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, एक मैथ का होता है, मैं जनरल जो इंजीनियरिंग का है, आई डोंट नो वो हैट 1 है या हैट 2 है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आपको अपनी फील्ड से ज्यादा अच्छे बता सकती हूँ, बाकी को जो बाकियों का क्या होगा उनके उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो नॉर्मली एक इंजीनियरिंग का हैट क्या होता है, उसमें मैथ्स का एक सेक्शन होता है, एक आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है, और आपका एक एनालिटिकल का सेक्शन होता है। मोस्टली जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा रहा है उनके स्कूल टाइम में, उनके लिए हैट का ये मैथ सेक्शन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन 3 सेक्शंस में से आपने देखना है कि कौन से 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो आपकी स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बुक्स रीड वगैरह करते रहते हैं, एंड लाइक दे आर क्यूरियस अबाउट द वर्ड्स, वो देखते रहते हैं ना इंग्लिश से रिलेटेड चीजें, टेंसेस उनके अच्छे होते हैं, ठीक है। ओवरऑल उनकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा, इंग्लिश अच्छी है, तो उन्होंने पहले ये दोनों सेक्शंस करने हैं, ठीक है। आपके पास जब भी हैट्रिक का टेस्ट आए, आई टेल यू माय स्ट्रेटेजी, मैं क्या करती हूँ, लेट्स से कि मैं आपको अपना बताऊं, तो मेरा इंग्लिश और एनालिटिकल, एनालिटिकल मुझे बहुत पसंद है सॉल्व करना, ठीक है। उसमें आपके पास सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, दे आस्क यू अबाउट के जी, हाँ जी, उसको आपने प्रैक्टिस जरूर करना है, लेकिन आई फाइंड देम सो इंटरेस्टिंग। तो मेन क्वेश्चन होते हैं, मैं हमेशा इंग्लिश और एनालिटिकल क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेती हूँ। मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कोई फॉर्मूला वगैरह भी लगाना पड़ता है, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो व्हाट आई डू फर्स्ट, मैं सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व करती हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश आसान होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। और कुछ हद तक इंग्लिश बेहतर है मेरी, तो मैं आई कैन इजीली मार्क द आंसर्स, ठीक है। आपके पास कॉम्प्रिहेंशन होती है, वो भी आप उसको आई थिंक विद इन 5 मिनट्स आप उसको पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड आपके कोई 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपने हैट में हमेशा अपने 2 सेक्शन को यूज करना है अच्छे से, ठीक है। आप सारे सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन हैट इज समथिंग कि जो हम अपने चाइल्डहुड से चीजें सीख कर अभी तक आए हैं, तो वो जिनको नहीं आता उनके लिए तो अभी मुश्किल है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, आपने गैट की बुक ले लेनी है, ठीक है। इट्स नॉट कि उस गैट की बुक में से क्वेश्चंस आएंगे, मैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी, उस जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि मेरे पास पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के होंगे, ठीक है। वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और हाँ जी, आपका अगर आपका मैथ का पोर्शन अच्छा है तो आप मैथ और इंग्लिश पहले परफॉर्म कर लो, आपका इंग्लिश एनालिटिकल अच्छा है, यानी कोई भी आपका सेक्शन अच्छा है उनको आपने पहले कर लेना है। मैथ्स अगर जिनका नहीं इतना अच्छा, तो उनको उन्होंने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैथ में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इवन कि वो आपको सिंपल सम करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ में आपने वो देखने जो आपको इजी इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लें, फिर एट द एंड आपने थोड़ा सा टाइम बचा के रखना है कि वो क्वेश्चन जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है आपने उनको सॉल्व करना है। दूसरा, इसमें आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। जैसे हम यूटी का एंट्री टेस्ट लेते हैं, उसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी एंट्री टेस्ट में होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अगर आपका ठीक होगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, आपका गलत होगा तो आपको कोई नंबर कटेगा, ठीक है। तो एंड में जो आपको लगता है क्वेश्चंस कि आपको ये बिल्कुल नहीं आते, तो उनको आपने आंसर जरूर करना है, ठीक है। आपने अपना हेड का टेस्ट उसको खाली नहीं छोड़ के आना, आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं 10 क्वेश्चन छोड़ आई हूँ, या मैंने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपने वो 100 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करके आने हैं। आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। आई होप के इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी एज सच हैट कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगी, यानी आपके लिए 60-70 मार्क्स स्कोर करना मुश्किल नहीं, ठीक है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो आप 80-90 तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना टारगेट रखें कि आपने एटलीस्ट आपके पास नॉर्मली हम जो टारगेट रखते हैं हमारे मार्क्स उससे थोड़े कम आते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने 80 मार्क्स का टारगेट रखा हुआ है, तो समवट मेरे 70 आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एसओपी। एसओपी क्या चीज होती है, ठीक है। एसओपी की एब्रिविएशन है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि आप सीवी के अलावा आपके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है टू योर जो आपका जिसको आप स्कॉलरशिप भेज रहे हैं, ठीक है। एसओपी को अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है। आप बहुत ज्यादा वेबसाइट पे जाओगे, बहुत ज्यादा लोगों को सुनोगे, हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन अगेन आई एम हियर टू डिस्कस मेन पॉइंट्स कि ये चीजें आपकी एसओपी में या ये चीजें आपके डॉक्यूमेंट में मस्ट होनी चाहिए, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, एसओपी को एक 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि मुझे पता है कि मैंने किस पैराग्राफ में क्या लिखा, ठीक है। हम क्या होंगे, बिल्कुल ऑर्डर में चीजों को लेके जा रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ आपके पास होगा आपसे रिलेटेड, ठीक है। आप क्या हो, आपका आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है, और आपकी ओवरऑल करंट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। वो आपसे रिलेटेड पैराग्राफ होगा, ठीक है। आपको कोई डिस्टिंक्शन वगैरह मिली है आपके बैचलर्स में या आपके मास्टर्स में, आप उसको मेंशन करते हो। अपना सीजीपीए मेंशन कर, सीजीपीए बहुत अच्छा है, उसको जरूर मेंशन करें, ठीक है। जिन बच्चों का 3.8 3.7 इवन अबव 3.5 आ रहा है, वो अपना सीजीपीए जरूर मेंशन करे एसओपी में, एक अच्छी चीज है आपसे रिलेटेड, ठीक है। और आपकी करंट क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, ठीक है। जब भी आप एसओपी लिखते हो, आप बिल्कुल उसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देते, ठीक है। यू स्टार्टेड विद द स्टेटमेंट, आपने उसको एक कैची स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, ताकि वो पर्सन, आपने एसओपी को इस तरह रखना है कि जो अगला पर्सन जो उसको पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट लूज ना हो, वो आपके एसओपी को पूरा पढ़े और वो आपके एसओपी को पढ़ना चाहे, ठीक है। ही और शी इज इंटरेस्टेड अबाउट यू, कि वो वाकई पढ़ना चाहता है कि ये बंदा, इस बंदे में ऐसा क्या है, ठीक है। वो आपके बारे में जानना चाहता है, तो वो आपके एसओपी को पढ़ता है, ठीक है। अगेन स्कॉलरशिप में कितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ 40-50 हज़ार स्कॉलरशिप आप सबमिट करवाते हो। तो क्या आपको लगता है वो पूरी की पूरी 40 से 50 हज़ार स्कॉलरशिप एसओपीज पढ़ते हैं आपकी? नहीं। आपका जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होती है वो डिटरमाइन करती है कि क्या आपकी एसओपी लाइक है कि उसको पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, ठीक है। एसओपी लिखते वक्त कभी भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये एक वो मैं आप लोगों को टिप बता रही हूँ, जो कि आपने इसके ऊपर हमेशा अमल करना है। आपने ना अपने किसी दोस्त की कॉपी करनी है एसओपी, ना आपने इंटरनेट से कुछ कॉपी करना है। आपने अपनी एसओपी खुद अपने हाथ से लिखनी है, उसका एक एक वर्ड आपका अपना होना चाहिए। हाँ, आप आइडियाज ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका एसओपी का डॉक्यूमेंट प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई चीज आपकी कॉपी पेस्ट ना हो। रीजन ये है कि जब आपकी एसओपी को पढ़ते हैं, अगेन पढ़ने से पहले, इट जस्ट, या तो सिस्टम से गुजारते हैं, जब उसको सिस्टम से गुजारते हैं तो प्लेजरिज्म भी साथ पता चल रहा होता है, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट प्लेजराइज्ड होगा, प्लेजरिज्म का क्या मतलब है कि आपने वो बात किसी और ने बोली या वो बात कहीं लिखी थी, आपने एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसको कहते हैं कि अब जो ये टेक्स्ट है या जो ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका प्लेजराइज्ड डॉक्यूमेंट है। तो आपने कभी भी कोई चीज किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। इसको अपनी लाइफ का एक रूल बना लें। आप कुछ भी करते हो, आप इवन असाइनमेंट्स भी अपनी बनाते हो, तो मेक श्योर आपके असाइनमेंट में प्लेजराइज नहीं होनी चाहिए। इवन व्हेन आई यूज्ड टू गिव असाइनमेंट्स टू माय स्टूडेंट्स, आई मेक श्योर कि उन्हें प्लेजराइज ना हो, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट चीज ये कि आपकी एसओपी को आपने प्लेजराइज नहीं करना, कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपकी एसओपी होगी, ठीक है। उसकी जो स्टोरी होगी वो आपकी अपनी लाइफ स्टोरी होगी। तो इसीलिए किसी भी इंसान की एसओपी वो दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकती, चाहे आप इवन के आपकी पूरी क्लास जो है, आप सारे एक डिसिप्लिन से भी हो ना, तब भी आपकी एसओपी हर एक की डिफरेंट होगी। हाँ जी, पहले पैराग्राफ में क्या करना है, आपने अपने बारे में बताना है। आपने एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट अपने बारे में लिखनी है, जो कि वाकई आपके बारे में बता रही होगी कि आप एज अ पर्सन क्या हो, ठीक है। और अपनी करंट क्वालिफिकेशन को बताना है, सीजीपीए अच्छा है उसको जरूर मेंशन करें। और सेकंड पैराग्राफ को आ जाते हैं, ठीक है। यानी आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आप थोड़ा सा इन डिटेल बताते हो अपने बारे में कि हाँ जी, आपने अगर बैचलर किया है तो बैचलर्स में आपने कौन कौन से कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसी प्रोजेक्ट में आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसको मेंशन करें, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है उसको भी मेंशन करें। लेकिन ये चीजें इस तरह मेंशन होनी चाहिए कि वो पर्सन कि जिसको अपनी फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई ह्यूमैनिटीज का पर्सन है, उसके पास एक इंजीनियरिंग का डॉक्यूमेंट, किसी इंजीनियर का डॉक्यूमेंट आता है, तो उसके लिए मुश्किल होगा। आपने कोई ऐसी टर्म नहीं यूज करनी जो आपकी फील्ड स्पेसिफिक हो। आपने अपनी एसओपी को जनरलाइज लिखना है कि कोई भी ऐसा इंसान जो पढ़ना लिखना जानता है, जिसको इंग्लिश समझ आती है, वो जब आपकी एसओपी पढ़े तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये आपकी सेकंड टिप है।
थर्ड टिप आपके पास क्या है, थर्ड टिप आपने ये यूज करनी है, आपने सिंपल इंग्लिश यूज करनी है, ठीक है। कोई मुश्किल वर्ड इंग्लिश के सर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के नहीं लगाने की हमारा सुपरवाइजर या जो ये एप्लीकेशन हमारी पढ़ रहा होगा वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगा। बेटा उन्होंने आपसे इम्प्रेस नहीं होना, उन्होंने ये देखना है कि क्या आप यू गाइस होल्ड द पोटेंशियल टू हैव दिस स्कॉलरशिप और नॉट, ठीक है। आपने इनको इम्प्रेस नहीं करना। अगर अगर आपने उनको इम्प्रेस करना है तो आपने अपनी अचीवमेंट से, अपने काम से करना है, ठीक है। ठीक है, ये तीन चीजें। और नॉर्मली एसओपी का आपके पास वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 500 वर्ड्स आर इनफ। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। कुछ स्कॉलरशिप होती है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं आपने जी 1500 वर्ड्स तक आपने मैक्सिमम लिखना है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो 1500 वर्ड्स कंप्लीट करें। अगर आपका एक 1200 या 1300 तक बहुत अच्छी एसओपी लिखी गई है तो आप उसको ही सबमिट करवा दो, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ भी आई होप कि आपको क्लियर होगा। कितना होगा ये भी कुछ आपके पास 4 से 5 लाइनों में इजीली आ जाए। थर्ड पैराग्राफ होना चाहिए आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। वो बच्चे जो या इवन के वो लोग जिनका गैप है बैचलर्स के बाद, उनके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब उनका ये पोर्शन लैक करता है। अगर आपके एसओपी में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है विदाउट एनी वैलिड रीजन, तो इसका मतलब ये कि आपके लिए स्कॉलरशिप को अचीव करना उतना ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो आपका थर्ड पैराग्राफ आपका वर्क एक्सपीरियंस है। आपने जॉब नहीं की, अपनी इंटर्नशिप डाली, ठीक है। आपने कोई भी काम जो आपने क्लास में बैठने के अलावा किया वो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आपकी किसी किस्म की पोस्टर एग्जीबिशन हुई है, आपका कोई प्रोजेक्ट हुआ है, आपने कोई इंटर्नशिप में अप्लाई किया हुआ है, कुछ भी आपने किया वो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। फोर्थ पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले पहले 3 पैराग्राफ इस चीज पे बेस करते हैं कि वो आपको क्यों चूज करें, ठीक है। वाई, क्या उनके पास अगर कुछ 40 से 50 हजार एप्लीकेशन आती हैं तो वो आपको ही क्यों चूज करें। तो आप पहले 3 पैराग्राफ में खुद को जस्टिफाई करते हो कि हाँ जी मैं इस चीज के एलिजिबल हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। जो लास्ट पैराग्राफ होता है आपके पास, फोर्थ पैराग्राफ, उसमें आप उनको बताते हो कि आपने उनको क्यों चूज करना है, ठीक है। ऐसी आपकी कौन से आपके गोल्स हैं, कौन से ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अगर आप ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो उससे आपके वो फुलफिल होंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, मेनली आपके एसओपी 2 चीजों पे बेस करती है कि वो आपको क्यों चूज करें और आपने उनको क्यों चूज किया। अगर आप दोनों चीजों को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो तो आपकी एसओपी आप उसको बहुत क्लियरली एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके जी, आपने इसमें क्या बताना है, हाँ जी आपने क्यों अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। जैसे अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो इसमें हम कुछ 6 थीम्स डिस्कस करते हैं, तो आपने देखना है कि आपकी जो फील्ड ऑफ लाइन है वो किस थीम के साथ जस्टिफाई हो रही है। अब जो हमने स्टार्टिंग में किए थे प्लान ऑफ स्टडी, क्वालिटी ऑफ प्लान ऑफ स्टडी और योर इम्पैक्ट, ठीक है। ये वो चीज आ गई किस तरह जो आपके करियर गोल्स हैं उसको आप अचीव कर सकते हो थ्रू दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ बेटा आप लोगों ने किसी से कुछ कॉपी नहीं करना, आपने खुद लिखना है। आप जब पहली दफा एसओपी लिखोगे वो बहुत बच्चों वाली होगी, आप आप खुद सोचोगे कि ये इसको मतलब व्हाट आई रॉट, लेकिन जैसे जैसे आप उसको रिफाइन करते जाओगे, ठीक है। जब मैंने भी एसओपी लिखी थी तो ये नहीं था कि मैंने पहली दफा घंटा लगा के लिखी है ना, बस मैंने तो बिल्कुल बेस्ट एसओपी लिखी है तब तो मुझे हर कोई स्कॉलरशिप देगा, नहीं। विद टाइम आप बहुत सीखते हो, फिर आपको आइडिया होता है अच्छा इस बात को मैंने इस तरह लिखना है, ठीक है। समटाइम अचीवमेंट्स हम सबके पास होती हैं, हमें पता नहीं होता या हमें उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता होता, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है, आपको अपना कंटेंट आप खुद को आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है उनके सामने ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आप कैसे एक आइडियल कैंडिडेट हो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है जिसमें नॉर्मली आप क्या बताते हो कि if you need any further information, ठीक है, regarding my SOP, regarding my CV, तो you can like I'm more than happy to answer you, ठीक है। तो आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है and this is where your SOP ends, ठीक है। So
जनरली आपकी कोई भी एसओपी है, ठीक है, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो या पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, उसमें आपका जो आउटलाइन है वो हमेशा यही रहती है, ठीक है। ऑलराइट जी, एसओपी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो यू गाइस कैन आस्क मी। बेटा मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन वो अगर आप खुद ही इमेजिन करो, आप दो बच्चे जो है उन्होंने अप्लाई किया कॉमनवेल्थ के लिए, उनमें से एक बच्चा जिसके पास ऑफर लेटर भी है और एक बच्चा जिसके पास ऑफर लेटर नहीं है, तो आप किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली वो बच्चा जिसके पास ऑफर लेटर है, ठीक है। लास्ट पे है कि आपने, हाँ जी, आपने बताना है किस तरह आप अगर ये स्कॉलरशिप करते हो तो किस तरह आपको फायदा देती है, ठीक है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करती हूँ बायोमेडिकल, तो बायोमेडिकल उस तरह एक पॉपुलर फील्ड यहाँ पे नहीं है जिस तरह वो यूरोपियन कंट्रीज में है, ठीक है, या जिस तरह यूके में उसको एक एज अ स्पेशलाइजेशन या एक बहुत अच्छी फील्ड काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आप में से वो लोग जो यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बायोमेडिकल साइंसेस कर रहे हैं, उन्हें आइडिया होगा कि यहाँ पे कितना प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब से रिलेटेड भी और ओवरऑल भी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये देखना है कि अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको किस तरह बेनिफिट कर सकती है, ठीक है। आप कोई भी एसओपी लिखते हो, सीवी मैंने बताई है ये सेम होगी चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो या पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? बेटा एचईसी सिलेक्ट करती है पहले, ठीक है, वो आपको नॉमिनेट करती है आगे टू द कॉमनवेल्थ। तो अगर आपको एचईसी ही रिजेक्ट कर दे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास चांस खत्म हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली, एमएससी के लिए आपको प्रोफेसर की जरूरत नहीं होती, आपने सिंपल यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना है, ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हो। एग्जैक्टली आपके पास किसी भी किस्म का कोई एक्सचेंज प्रोग्राम आता है वो आपको बहुत बेनिफिट करता है, इवन वो आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन में भी आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है अब्रॉड की, आपने उसको जरूर उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और अब ये नहीं सोचना कि जी मैंने बहुत अच्छा कर दिया है तो अगर अब इन्होंने मुझे ना एडमिशन दिया या अब जो मैं सिलेक्ट ना हुई तो मैंने करना नहीं। इफ यू गाइज आर डिटर्मिन्ड, ठीक है, तो आपने उसके लिए अप्लाई करते रहना है। एग्जैक्टली, रेफरेंस लेटर कुछ भी नहीं होता, वो आसान सी चीज है, वो आप अपने किसी भी प्रोफेसर से या कोई भी आपका जहाँ पे आप काम करते हो वहां से आप लिखवा सकते हो। व्हाट एल्स? अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं तो आई कैन एंड दिस सेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपका जो गैप पीरियड है वो फिर 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। ऑब्वियसली आर्ट से आप जीआरई प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपका वो 3 से 4 मंथ तक होना चाहिए। नहीं, आप 7 सेमेस्टर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको ट्रांसक्रिप्ट, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। जब ये मुझे आइडिया नहीं है कि एचईसी के मार्क्स कैसे आपके काउंट होंगे, तो ये बेटा आप एचईसी के पोर्टल पे देख लो इसको। एग्जैक्टली अगर आपकी पब्लिकेशन इन प्रोग्रेस भी है उसको मेंशन करो, ठीक है। आप पब्लिकेशन का नाम लिखो, उसको नीचे लिखो स्टेटस, स्टेटस को आगे आप लिखो इन प्रोग्रेस। हाँ जी बेटा, डिग्री कंपलसरी होती है, लेकिन अगर आपके पास अभी है नहीं है तो एटलीस्ट आप एप्लीकेशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जरूर करो। अगर आपको नहीं स्कॉलरशिप मिलती तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, नेक्स्ट टाइम आप उसको अच्छे से कर सकोगे। हाँ ठीक है,
3.03 जीपीए भी आपने कोशिश करनी है, मिनिमम आपका जीपीए 3.2 से ऊपर होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, आज की जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, आप इट्स इनफ टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर कॉमनवेल्थ। ठीक है, आज आपने क्या करना है, कॉमनवेल्थ के पोर्टल पे जाना है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, देखना है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जो नहीं पड़े उनको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, और अपनी सीवी और एसओपी को करना है आप। ठीक है, मैं कुछ बच्चों की सीवी एसओपी देख लूंगी, लेकिन अगेन बेटा इस मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आप सबको देख सकूं, तो आपने क्या करना है, मेरे इन जो स्टेप्स जो है इनको फॉलो करना है। ठीक है, चले जी, इस सेशन का फायदा मुझे तभी होगा कि जब मैं वाकई इन द नेक्स्ट ईयर मुझे कोई बच्चा कहे कि हाँ जी मैडम आपने बताया और हमारा स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गया। आई वुड बी मोर देन हैप्पी एट दैट टाइम। 1 साल के लिए शायद होते हैं, 1 साल होता है मेरे ख्याल से। एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन मेरे पास इवन के 100 के करीब बच्चे थे, और अब सिर्फ 25 पार्टिसिपेंट्स। तो बेटा आप लोग अपनी मोटिवेशन भी देख सकते हैं। ठीक है जी, हैट आपके पास 2 साल के लिए होता है। ठीक है, अगेन आप लोगों को कोई सब चीज नहीं समझ आती, गूगल क्या करे बेटा, हर चीज का आंसर इंटरनेट के ऊपर होता है, आपको हर किसी से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब बच्चे आज अपनी सीवी एडिट करें, चाहे वो ग्रेजुएट उन्होंने किया हुआ है या नहीं। इवन जो बच्चे 6-7 सेमेस्टर के हैं, सीवी उनके लिए भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, और दूसरा, जिसके पास ऑनलाइन कोर्स उसने कोई नहीं किया हुआ, वो आज के आज कोई ऑनलाइन कोर्स में भी अप्लाई जरूर करें। ये चीज आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आप सीवी में क्या मेंशन करोगे, आपकी सीवी खाली होगी। तो आपने देखना है कि आप अपने सीवी को किस तरह अच्छा कर सकते हो। ठीक है जी, गुड। ठीक है, आपके पास 30+ कोर्सेज हैं, लेकिन नो, देयर इज नो नीड टू मेंशन ऑल ऑफ देम। ऑब्वियसली आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करोगे उसमें वो 30 के 30 रेलेवेंट नहीं होंगे। आपने सिर्फ वही कोर्सेज मेंशन करने हैं जो उसके कोर कोर्सेज में से काउंट होते हैं। ठीक है, आप 30 के 30 कोर्सेज मेंशन करें, आपकी तो सीवी जो है वो 2 पेजेस से काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ये बेटा छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो कि मुझे भी बहुत देर बाद पता चले। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह 3-3, 4-4 पेजेस की सीवी बनानी है, देखिए जो मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। एग्जैक्टली exactly. कोर्स आपके, ऑनलाइन कोर्स आपके फील्ड से रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। मैं अगर इंजीनियरिंग का, अगर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ अगर, तो अगर मैं लैंग्वेज कोर्स करती हूँ तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा फील्ड में। ठीक है, तो आपने कोर्सेज वो करने हैं जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है। लैंग्वेज एज अ स्किल होती है, कोर्स नहीं होता। ठीक है, मैंने खुद स्पेनिश कोर्स किया हुआ है, लेकिन वो मेरी स्किल में काउंट होगा। क्योंकि बीइंग अ बायोमेडिकल इंजीनियर तो मुझे कोई फायदा नहीं ना हो रहा उसका। बेटा होगा, सिविल इंजीनियरिंग का भी कुछ ना कुछ होगा, आपने गूगल करना है, उसको अच्छे से देखना है। आपने 4 साल की डिग्री कर ली है, आपको उसमें यही नहीं समझ आया कि आपकी डेवलपमेंट रोल क्या होगा उसमें। बड़े अफसोस की बात है, इसका मतलब आपने अपनी फीस जो है जाया कर ली है। हर डिग्री का फायदा है, कोई डिग्री ना किसी से अच्छी होती है ना बुरी होती है। ऑलराइट जी, सेशन भी एंड होने वाला है। ठीक है, इन 2 मिनट्स। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से पूछ लें आप लोग। फिर आपको बहुत भी सॉलिड रीजन देने की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हो कि बैचलर्स के बाद आप अपनी स्टडी लाइन चेंज करना चाहते हो, तो आपकी वो रीजन भी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नहीं बेटा, 2.8 बहुत कम है अगर आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए अप्लाई करते हो।
ठीक है। आप बच्चों जब यूनिवर्सिटी की फी देते हो तो एटलीस्ट इतना पढ़ लिया करो कि आपके वो पैसे हलाल हो जाए। गॉट माई पॉइंट? ओके जी। सो रिमेनिंग सेशन जो है वो मिस्टर जवेद देखते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से? जी सर। ठीक है। जो बच्चे जिनका बिलो 3.2 3.3 है बेटा, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप दूसरी हमने आपको अच्छी तरह जानते हैं, और कॉमनवेल्थ वाले उनको एक क्वेश्चन एरिया भेजते हैं, इसमें उन्होंने तकरीबन यानी कि तो रेफरेंस में आप आपके लिए रिप्लाई भी करें। अगर आपके रेफरेंस ने रिप्लाई नहीं किया तो जाएगी, तो रेफरेंस में आप ऐसे प्रोफेसर्स डालें जो आपके लिए 10 मिनट निकाल के 2-3 पैराग्राफ आपके बारे में लिख सकें। 5-6 क्वेश्चन कॉमनवेल्थ वाले पूछते हैं, उनका आंसर आपके बारे में दे सके। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है रेफरेंस वाले उनकी मेल का जवाब ही नहीं देते और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो आपने जिसका नाम रेफरेंस में दें, पहले उस प्रोफेसर को जाके बताएं कि कॉमनवेल्थ में मैंने आपका नाम एज ए रेफरेंस दिया हुआ है, और वो अच्छी तरह आपको जानते हो। जैसे मेल आए फिर वो टाइम निकाल के उनको अच्छे अल्फाज में आपके बारे में जवाब दे सके। ये बहुत ही अहम है। आपके रेफरेंस वाले प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते तो आपकी बाकी सारी एफर्ट भी ज़ाया हो जाती है, और एप्लीकेशन में आपको जानता हो और ताकि आपको प्रोसेस